बात यह है कि ब्रिगेडियर साहब बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं रोहित साहब से। थोड़ी इनके साथ ज्यादती इसलिए है कि हरकतें तो सारी मोदी की हैं, बीजेपी सरकार की हैं, और ये भारतीय एनालिस्ट जिस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की बात करते हैं तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि खुद तो इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अमित शाह जो इतना बड़ा मुजरिम है, कातिल है, मोदी जो गुजरात राइट्स में बढ़ चढ़ कर जिसने कत्लो गारतगरी की, इन लोगों को इन्होंने हुकूमत थमा दी है, जिसको ये सरकार कहते हैं अपनी हिंदी जुबान में आमतौर पर। शायद वो दुनिया के नक्शे पर मौजूद वाहिद रियासत है जो इस वक्त भी कभी चीन से, कभी नेपाल से, तो कभी पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश कर रहे। अभी भी प्लानिंग चल रही है दिमाग में नरेंद्र मोदी की। चीनी फौज 3 किलोमीटर तक भारत के अंदर जा चुकी है। भारत नेपाल सरहद पर नक्शों में भी भारत को बड़ी शर्मिंदगी हुई है। भारत में कोरोना बुरी तरह फैल रहा है, सबको पता है। मईशत को धचके लग रहे हैं, सब जानते हैं। मकबूजा कश्मीर में भी 5 अगस्त के बाद भारत के इकदाम जो हैं वो बैकफायर कर गए थे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय हुकूमत की तरजीहात में एतदाल पसंद अफराद का खात्मा हो चुका है। क्या भारत में अब कोई ऐसा नहीं बचा जिसे अमन पसंद हो, अमन अजीज हो? क्या भारतीय अवाम ज़हनी तौर पर जंग के लिए तैयार हो चुकी है? क्या मोदी का शाइनिंग इंडिया बर्निंग इंडिया में तब्दील होने वाला? ऐसा होता है कि आपके जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो 10 झूठ बोलते हैं। यस, गांधी के इंडिया और मोदी का इंडिया, मैडम गांधी का इंडिया जो है ना वही मोदी का इंडिया है। उसको मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लोगों ने इलेक्ट किया है और 1/3 से ज्यादा वोट्स लिए हैं इंडिया में, तब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडिया की पब्लिक चाहती है कि वो वहां बैठे, इसलिए वो वहां बैठे हैं। आप कई स्टेट्स में देखेंगी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है मोदी के फेवर में। नाउ अगर आप बोल रही हैं कि हिंसा यानी कि टॉर्चर और मुसलमानों पे टॉर्चर हो रहा है, मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा। असलियत ये है कि यहाँ मुस्लिम्स को बराबर राइट्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स जजेस हैं, यहाँ मुस्लिम्स सरकारी जॉब में हैं, बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पूरे राइट्स हैं। किसी भी कंट्री में ऐसा हुआ हो कि 3 महीने तक हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ कैपिटल में 3 महीने तक एक रोड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बंद हुई हो? आपके कंट्री में हुआ तो मुझे बताइएगा, हमारे कंट्री में हुआ। भारत के अंदर अगर हम सिचुएशन देखें तो वहां पे भी आग लगी हुई है। मोदी आग लगाने पर बाजिद है। मुसलमान वहां पे सफर कर रहे हैं, सिख वहां पे सफर कर रहे हैं, तमाम माइनॉरिटीज वहां पे पिस रही हैं, और रोहित कह रहे हैं कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित अगेन एक ऐसे भारत का नक्शा खींच रहे हैं जो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा है तो जरा मुझे भी समझा दें, नाजरीन को भी, और रोहित को भी जरा समझा दें अपने अल्फाज में। आपको हर बार अमन की दावत दी पाकिस्तान ने, लेकिन ये मोदी साहब जो आप कहते हैं ना कि भारतीय चाहते हैं कि वो आए हुकूमत में और वो आ गए, ये अनफॉर्चुनेटली आपका जो बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वो चाहता था कि आ जाएं। अभी भी आपकी अरुंधति रॉय जैसे लोग, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो कि कॉमन मैन की आवाज हैं, जो कि रीजनेबल भारतीय हैं, वो ना मोदी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। और जितनी भी आपकी भारत में माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो आप पाकिस्तान मुसलमान तो खैर माइनॉरिटीज़ में नहीं आते क्योंकि ठीक ठाक आबादी का हिस्सा हैं, इसके बावजूद जिस किस्म का बुरा सलूक आप लोग मुसलमानों के साथ मोदी की डायरेक्शंस पर उनकी हुकूमत करती है, फिर सिखों के साथ जो सलूक है, इवन दलित के साथ जो सलूक है, सिर्फ ब्राह्मण अपने आप को सेफ तस्वुर करते हैं आपके भारत में। आप भी इस बात को तस्लीम करते हैं। अब आप ना माने तो ना माने कि मोदी साहब फिर आपकी खैर नहीं कि अगर आपने सच बोल दिया। दूसरी तरफ ये कि अब इंटरनेशनल फ्रंट पर अगर देखा जाए फिजा, तो ये काबिल गौर बात है कि चाइना ने जिस तरह से लिटरली द वे चाइना हैज ब्रॉट मोदी ऑन हिज नीज, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में मोदी को एक्सपोज कर दिया है, भारत की जुर्रत नहीं है कि वहां पे बोले। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही इनको बोलना आता है, इसलिए इन्हें पता है कि चाइना इनकी निस्बत कहीं ज्यादा स्ट्रांग है हर तरीके से, चाहे इनकी रॉकेट प्रोजेक्टर स्ट्रेंथ हो, चाहे एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ हो, चाहे इनके ऑटोमेटेड फाइटर व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, चाहे इनका डिफेंस बजट हो जो कि चाइना की निस्बत 4 गुना का। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने जब मोदी साहब से बात की तो उन्होंने व्हाइट हाउस से ये शाया हुई खबर के मोदी साहब बहुत अपसेट थे और डिप्रेस्ड थे चाइना के साथ इस लड़ाई पर, जिस पर इंडियन रजीम ने फौरी तौर पर इसको आउटराइटली। आप
आपके मुल्क के सहाफ़ी, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और आपके ही मुल्क की सहाफ़ी बिरादरी में से सहाफ़ी कहते हैं कि जी मोदी जी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोला था और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपनी आवाम को गुमराह किया। मोदी जी ने भारतीय फौज को झूठ के सहारे तसल्ली दी। वो ये भी कहते हैं कि जी लद्दाख के महाज पर जिस तरह चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई गई, उससे पूरी दुनिया में भारत की जागसाई हुई। सर ये बताइए कि मोदी साहब आप लोगों की अब और कितनी जागसाई करवाना चाहते हैं, और आपको भी लिटरली ये चीज अच्छी नहीं लगती होगी कि जागसाई कराते हैं। जी बताइएगा, अशोक साहब की बात से आप अग्री करते हैं, सेकंड करते हैं उनकी राय को? देखिए, मुझे तो ये नहीं मालूम था कि इस चैनल पे आने के बाद मुझे भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करना होगा। मैं तो सोच रहा था कि गंभीर बहस इस पे होगी। खैर, अब चूंकि मैं आपके चैनल पे हूँ इसलिए मैं आपको आशुतोष साहब आप जो बात करना चाहते हैं हम करिए। हम पाक भारत ताल्लुकात की भी बात करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो माहौल वहाँ पे बनाया उसके बाद ताल्लुकात कहाँ देखे, चलिए ये बता दें आप। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पिछले 70 सालों से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें चलती हैं। यहाँ पे मिलिट्री कू नहीं होते हैं और यहाँ पे कोई भी आर्मी जनरल अचानक टक्का पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह नहीं हो सकता, ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है। यहाँ पे चुनाव होते हैं और 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और जनता चुनती है और जनता की वजह से लोग यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और जनता ही उनको किनारे भी कर देती है। तो एक बुनियादी फर्क है, इसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में थोड़ी सी भी बात करने के पहले थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1953 के पहले की स्थिति, जब वहां पे अहमदियों का क्या हाल हुआ और उसके बाद आप लोग किस तरीके से अहमदिया और दूसरे लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वहां से उनको किस तरीके से किनारे कर दिया गया। तो हम इस सवाल में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा हुई। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से है और हर मुल्क के अंदर उसकी अपनी दिक्कतें होती हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। आज कम से कम हिंदुस्तान की जो हैसियत है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, उसका मुकाबला कम से कम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत पूरे दुनिया के अंदर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसकी इमेज एक ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है और वहाँ पे डेमोक्रेटिक किसने बनाया ये इमेज, गलत इमेज जो क्या बकायदा समझ आ रहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान नहीं है, कौन है जहाँ पे आग लगी हुई है। आशुतोष साहब ये भी क्लियर कीजिए ना जरा साथ साथ। मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन गलत बात कर रहे हैं ना। माफ करिएगा, मैं बिल्कुल आपका जवाब मैं लूंगी ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल तू मैं नहीं करना चाहता आपके चैनल पे। मैं तो गंभीर बहस के लिए आपके टीवी चैनल पे आया था और अगर तू मैं करना है तो मैं तू मैं करता भी नहीं। मैं बिल्कुल सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पर उंगली उठाने के पहले पाकिस्तान आशुतोष साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट यहीं पर रुक जाइए। देखिए मैंने आपको बड़ी इज्जत से बुलाया प्रोग्राम में, मैं आपको एंड तक रिस्पेक्ट दूंगी, हमेशा रिस्पेक्ट दूंगी। ये कोई अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम नहीं है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है कि यहाँ पे बैठ के बदतमीजी की जाएगी। हमारे यहाँ से जो मेहमान जाते हैं अर्नाब गोस्वामी जो हाल करते हैं, यहाँ पे तू मैं वाली बात तो है ही नहीं। आप अपने आर्गुमेंट से बात, आप आर्गुमेंट अपने बिल्कुल आप जो राय देना चाहते हैं आप देंगे, हम आपकी आवाज भी बंद नहीं करेंगे, मैं आप पे चढ़ाई भी नहीं करूंगी, बदतमीजी भी नहीं करूंगी। नहीं मैडम माफ करिएगा, मैं कोई दिलचस्पी इस तरीके की बहस में रहने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, माफ करिएगा। वही डेमोक्रेसी है जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर जो है इंदिरा गांधी वो मिलके एक अकलियत के जो सबसे बड़ा टेम्पल है दुनिया का उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है, उसके ऊपर जाके उसकी तबाही और बर्बादी करती है। और जनरल सुंदर जी फौज भेज देता है, सिखों का कत्ले आम किया जाता है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद जो है ट्रेनें रोकी जाती है, सिखों को मारा जाता है। और ये डेमोक्रेटिक स्टेट है कि इस स्टेट के अंदर ये पाबंदी लगाई जाती है कि असेंबली के अंदर सिखों के मैसेकर पे डिस्कशन नहीं होगी। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ इंदिरा गांधी को गोली मारी जाती है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ राजीव गांधी जब श्रीलंका का विजिट करने जाता है तो एक आदमी पीछे से जाकर जो खींच के तलवार मारता है, राजीव गांधी को नीचे बंदूक मारता है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ राजीव गांधी को किस तरह मारा जाता है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ अपने बाप को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे इसलिए गोली मार दी जाती है कि वो कह रहा होता है कि जी जो फसादात है इसको बंद करो। और भाई ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद होते हैं तो वहाँ से जम्मू से 4000 सिखों की फैमिलियों को उठाया जाता है, डोगरा फौज उनको लेके जाती है और उनको जाके जंगलों में गोली मारती है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ पे इंडिया श्रीनगर के अंदर फौज लैंड करता है
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है 25 तारीख को, फौज लैंड होती है 24 तारीख, गासिबाना कब्जा किया जाता है कश्मीर के ऊपर। ये वो डेमोक्रेटिक स्टेट है जब मोदी का तस्वीर लगाई जाती है, साथ हिटलर की तस्वीर, आधी मोदी का चेहरा लगाया जाता है, आधी हिटलर का चेहरा लगाया जाता है। ब्रिगेडियर साहब, आप एक पॉइंट भूल गए। पिछले हफ्ते जो इंडिया ने पाकिस्तान पे, कराची पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था, उसमें 1 करोड़ लोग मारे गए थे, वो आपने नहीं बोला, क्यों? मैं सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, सॉरी आशुतोष से पूछा था कि इंडिया ने जो अटैक की बात की थी, बालाकोट स्ट्राइक, वो मोदी झूठ बोल रहे थे। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने इसका जवाब दिया था कि आपके अपने मिनिस्टर शेख राशिद ने आपकी पार्लियामेंट में माना, जिसकी कटिंग, जिसके न्यूज़पेपर्स में छपा, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो साफ सामने है, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि बालाकोट में इंडिया के प्लेन आए थे, आके अजहर मसूद के मदरसे पे अटैक करके गए। देखिए, बात ये है कि ब्रिगेडियर साहब बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं रोहित साहब से। थोड़ी इनके साथ ज्यादती इसलिए है कि हरकतें तो सारी मोदी की हैं, बीजेपी सरकार की हैं, और ये भारतीय एनालिस्ट जिस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की बात करते हैं तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि खुद तो इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अमित शाह जो इतना बड़ा मुजरिम है, कातिल है, मोदी जो गुजरात राइट्स में बढ़ चढ़कर जिसने कत्लो गारतगरी की, इन लोगों को इन्होंने हुकूमत थमा दी है, जिसको ये सरकार कहते हैं अपनी हिंदी जुबान में आमतौर पर। इस वक्त दुनिया जिस तरफ जा रही है, मतलब एक तरफ हम सब कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी साहब बजाय इसके कि अपनी आवाम की हेल्थ पे खर्च करें, कोई अपनी आवाम की ह्यूमन डेवलपमेंट पे सोचें, ये उल्टा कुछ कभी ऑस्ट्रेलिया के तरले कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव कर दें, चाइना हमें छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ चाइना से ख्वार हो गए हैं ये लोग, और फिर भी इनकी जुर्रत नहीं है कि ये चाइना को मुंह पर कोई बात कर सकें। क्यों? क्योंकि चाइना इनसे स्ट्रेंथ में कहीं ज़्यादा है। और फिर एक और चीज़ जो भारतीय सरकार को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हवाले से इनसिक्योर कर देती है, वो है पाकिस्तान और चाइना का बॉन्ड और सी-पैक से भारत को नज़र आ रहा है कि चूंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए ये इकोनॉमिकली बहुत एम्पावरिंग होगी चीज़, बिलखुसूस पाकिस्तान को, ये आज जहां खड़ा है इससे दुगनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इसलिए भारत बार बार इस पर भी एतराज़ करता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जिस किस्म की मुश्किल आजमाइश का वक्त